स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। एग्ज़ाम की तैयारी हम स्टार्ट कर चुके हैं। अध्याय 1 बहुपद ये हम आपका देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं टॉपिक वाइज हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नों का विस्तृत हल करने वाले हैं अध्यायवार। ये निम्नलिखित आपका टॉपिक है जिस पर हम समझने वाले हैं और आप समझेंगे। ठीक है, तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक पहला, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो दो चरों का रैखिक समीकरण समझने से पहले चलिए देखते हैं हम चर और अचर। ऐसे तो आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में देखे हैं, फिर भी देखिए आप कौन सा चर और अचर। चर और अचर, ठीक है। तो इसमें वे राशि जिनका मान गणितीय प्रक्रिया में बदलते रहता है वो होता है चर, जैसे x, y, z, ठीक है, इत्यादि। ये है आपका चर और इस चर को ही बोलते हैं अक्षर संख्या। अक्षर संख्या। और अचर जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता। ठीक है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बोला गया था। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कि मुझे 3 पेन दीजिए तो आप 3 पेन ही देंगे, 5 पेन देंगे क्या? नहीं। तो अचर मतलब ये निश्चित राशि है जिसका मान, तो जैसे गिनती 1 2 3 4 और गिनती कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा अचर। इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी शामिल है ना इसमें। ये आपका ये अचर है और इस अचर को हम कहते हैं ज्ञात राशि, जिसको हम जानते हैं। और चर जिसका मान हमें मालूम नहीं है उसको कहते हैं अज्ञात राशि। ठीक, तो चर और अचर हम आपको जान गए हैं। पिछले वीडियो में अभी देखे थे, जब चर और अचर के बीच में, चर और अचर के बीच में धन, ऋण, गुणा, भाग यदि ऐसा आपको दर्शा दिया जाए तो वो बन जाता है क्या? बीजी व्यंजक। क्या बन जाता है? बीजी व्यंजक। बीच में धन रहे, ठीक है, चाहे चर आगे रहे पीछे रहे, ये ऐसा बीजी व्यंजक बन जाएगा। यदि आपका 2x धन 5 ले लिए तो ये क्या है? बीजी व्यंजक ही है। ठीक है, चूंकि x में 2 का गुणा हो रहा है और 5 क्या हो रहा है? जोड़ रहा है। तो चर और अचर का उपयोग होना चाहिए। यदि इसी के बराबर हम यहाँ कोई और अचर ले ले, कोई गिनती ले ले, जैसे यहाँ ले लेते हैं 10, तो 2x धन 5 बराबर लिखा है क्या? 10। यहाँ आया है बराबर का चिन्ह। इस बराबर को कहते हैं हम समता। समता मतलब बराबर का चिन्ह। तो देखते हैं बराबर के इस पार अर्थात दायां पक्ष और बराबर के उस पार अर्थात बायां पक्ष। पहला है दायां, दूसरा है बायां पक्ष। ठीक है, तो यही 2x धन 5 जो पहले क्या था? बीजी व्यंजक, लेकिन बराबर लगाकर अगर 10 लिख दिया है तो ये बन जाएगा समीकरण। क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। ठीक है, हाँ, देखते हैं आपका समीकरण की परिभाषा क्या है। समता, बीच में बराबर चिन्ह आया था ना, हाँ, तो समता मतलब आपका बराबर वाले। तो समता के कथन को हम कहते हैं समीकरण, जिसमें चर व अचर संख्या का प्रयोग हो। अब ये नहीं कि कोई लिख दिया नाम बराबर मोहन, नाम बराबर मोहन, और वो कह रहा है बने मस्त मैंने समीकरण बना लिया, तो ये आपका बराबर चिन्ह दिखाई दे रहा है जैसे कि हम लिखते हैं, लेकिन ये समीकरण नहीं है। उसमें क्या जरूरी है? चर और अचर, ये संख्या का प्रयोग होना जरूरी है। इस समीकरण को हम आपका तराजू, कौन सा राजू? तराजू, इसके द्वारा हम क्या कर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों जो पलड़ा है, ठीक है, वो दोनों में आपका समान, अगर यहाँ 1 किलो का बाट रखेंगे और यहाँ जो वस्तु रहेगा, अगर दोनों का यहाँ आपका जो लकीर है, ठीक है, वो बराबर आ जाता है, तो दोनों का वजन, अगर 1 किलोग्राम का यहाँ बाट लगाए हो और यहाँ अगर टमाटर रख दिए और सही सही नाप हुआ तो ये टमाटर क्या होगा? 1 किलो का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिख दिया जाए x धन 3, x धन 3, और यहाँ आपका लिखा है 7, तो अर्थात यहाँ का जो पलड़ा है और वहाँ जो पलड़ा है दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यहाँ आपका बराबर मतलब खड़ा आना चाहिए। तो ठीक है, तो x धन 3 एक तरफ हो गया बराबर, उस पर क्या हो गया? 7।
तो ये कहलाएगा आपका का समीकरण। इसमें x का मान निश्चित है। x में देखिए 3 धन x है, 3 में हम क्या जोड़े कि हल करके कितना आ जाए, 7 हो जाए। तो x की जगह में आप 4 ही रखेंगे, तभी 4 धन 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। तो x धन 3 बराबर क्या है, 7। ये क्या है, समीकरण है। वैसे ही 2x ऋण 5 बराबर 9, ये भी क्या आपका समीकरण ही है। ठीक है, जैसे दे दिया गया आपका 3x धन 2y बराबर आपका 8, ये भी क्या है, समीकरण ही है। चलिए देखते हैं, इसमें 3 हो गया था, फिर एक और देख लीजिए, x घात 2 ऋण 5x धन 6, ये भी क्या है आपका समीकरण ही है। चलिए अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण तो ऐसे समीकरण जिसमें जो आपका चर की जो अधिकतम घात है ना, वो 1 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए, तब वो कहलाएगा रैखिक समीकरण। ठीक है, ये भी आपका देखेंगे रैखिक समीकरण में चर की घात अधिकतम 1 ही होगा, वो तो एकदम कंफर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये दो चीज आपका चेंज हो सकता है। चर एक बार भी आ सकता है, जैसे देखिए यहाँ x धन 3 बराबर 7, इसमें चर कौन सा है, x, और अचर कौन सा है, 3। तो इसमें आपका जो चर है वो कितने बार आया है घात में, x घात कुछ नहीं कितना, 1। हाँ, चर एक बार आया हो, ठीक है, उसके घात कितना हो, 1, तब वो कहलाएगा रैखिक समीकरण। तो x धन 3 बराबर 7 को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, चर x से एक बार ही आना चाहिए। इसका देखिए आपका इसका जो प्रारूप है, दर्शाने का सूत्र ax धन b बराबर कौन सा, c, जहां a b और c ये अचर होंगे। a b और c क्या होंगे, अचर, गिनती वाला। ठीक है, लेकिन x की जगह में जो a है ना, a जो गिनती रखाएगा उस a का मान शून्य नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही x की जगह में, a की जगह में, किसकी जगह में, a की जगह में अगर शून्य रख दोगे तो शून्य गुणित कितना हो जाएगा, x, और x गुणा शून्य करेंगे कितना आ जाएगा, शून्य बन जाएगा वो। तो ऐसे में क्या आपका यहाँ कोई चर मिलेगा क्या, नहीं, चर नहीं मिलेगा। तो यहाँ a का मान हमको शून्य नहीं रखना है, उसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ये। अब दूसरा है आपका दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण, तो चर 2 बार आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए x और ये y, चर कितने बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका 2 चर। कितने चर, 2 चर वाला। लेकिन रैखिक समीकरण बोला गया है, मतलब उसके घात को भी देखना है। घात कुछ नहीं, कितने बार होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए अधिकतम। ठीक है, तीसरा आपका जो है 2 चरों का रैखिक समीकरण जो प्रारूप है वो है ax धन by बराबर कौन सा, c। 2 चरों के आपका रैखिक समीकरण निकाय को निम्नलिखित रूप में आपका लिखा जा सकता है, a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2। और ये आपका इसी प्रारूप में ही हमको सवाल हल करने को मिलेंगे। 2 चरों के जो आपका रैखिक समीकरण है ना, ठीक है, यदि उसको हम आरेख में दर्शाएंगे, आलेख में दर्शाएंगे तो वो सदैव सरल रेखी होगा। ठीक है, एक रेखा में क्या होगा, आपको सभी बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक दूसरा, कथन को समीकरण के रूप में लिखना। जब भी आप सवाल देखे होंगे, ठीक है, तो वहां आपका सवाल दिया रहता है, उस सवाल को पहले हम जो कथन दिया रहता है उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, तब कहीं जाकर हम समीकरण को हल कर पाते हैं। तो ये जो है आपको टॉपिक है, आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पहला, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 8 है। तो नाम आया है किन्हीं 2 का नाम आया है, तो यहाँ क्या आपका 2 संख्या के बारे में बात चल रहा है, लेकिन प्रश्न में नहीं, हमको केवल समीकरण बनाना है। ठीक है, तो माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या को लेना पड़ेगा। तो माना पहली संख्या कुछ भी मान सकते हैं, p q। ठीक है, तो माना पहली संख्या हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, और जैसे कि बोला गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 संख्या है जिनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 8। तो पहली संख्या हम क्या माने हैं, x धन दूसरी संख्या क्या माने हैं, y बराबर 8 का 8। ठीक है, सरल है। चलिए दूसरा देखते हैं, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष। शशांक है और उसके पिता है, इसमें दो मत की बात ही नहीं है। शशांक और पिता में से आपका किनकी उम्र अधिक होगा, वो है उनके पिता की। तो माना शशांक के पिता की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, पिता की आयु, और शशांक की आयु को मान लेते हैं y वर्ष। और जैसा कि दिया गया कथन के अनुसार शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर कितना वर्ष है, 30 वर्ष।
तो हम भी जब भी जोड़ना घटाना जानते हैं तो आपका अधिक उम्र वाले जो आयु है ना शशांक पिता, उसको हम पहले रखेंगे ऋण, फिर बाद में शशांक पिता मतलब शशांक की आयु। ठीक है, पिता की आयु पहले रखाएगा। तो शशांक पिता की आयु को मान लेते हैं हम x वर्ष और शशांक की आयु को मान लेते हैं y। तो इस तरह आपका यहाँ दिए गए कथन से हमको समीकरण प्राप्त हो गया x ऋण y बराबर 30। ठीक है, वैसे देखिए आपका थैला वाला बात आ गया। एक थैले में 1 रुपए व 5 रुपए के 100 सिक्के रखे हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या बता रहे हैं आपका, 1 रुपए का थैले में ना 1-1 रुपए के आपका सिक्के हैं और 5-5 रुपए के भी सिक्के हैं। सब मिलाकर आपको देखेंगे, सिक्कों को गिनती करेंगे तो कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। माना थैले में 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कन्फर्म कहाँ बता सकते हैं बताइए, नहीं बता सकते ना। तो माना आपके 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या मान लेते हैं, x, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आपके y। तो इस तरह 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x हुआ और 5 रुपए की सिक्कों की संख्या y। तो प्रश्न अनुसार बोला गया है दोनों का जो टोटल सिक्का है, 1 रुपए और 5 रुपए दोनों का जो टोटल सिक्का है वो कितने हैं, 100 सिक्के। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या माने हैं, x, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या माने हैं, y बराबर 100 का 100। देखिए हमारा आपका दिए गए कथन समीकरण हम क्या किए, प्राप्त कर लिए। फिर चौथा देखते हैं आपका, एक दुकान में 3 पेन, कितना पेन, 3 पेन व 4 कॉपियों का मूल्य दिया है 105 रुपए। ठीक है, तो यहाँ एक पेन का मूल्य यदि हम जानेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 पेन का भी मूल्य पता चल जाएगा। हम जानते हैं ना आपका अधिक के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो चलिए माना एक पेन का मूल्य, दुकान में एक पेन का मूल्य मान लेते हैं x रुपए, कितने रुपए, x रुपए। और तो ऐसे बोला गया है 3 पेन, एक पेन का 100 रुपए, तो 3 पेन का 3x, ये हो जाएगा 3x रुपए। ठीक है, 3 पेन का। फिर बोला गया है 4 कॉपियों का मूल्य, तो पहले कम से कम एक कॉपी का मूल्य पता कर ले। तो एक कॉपी का मूल्य दिया है क्या, नहीं दिया है, हमको बनाना है। तो एक कॉपी का मूल्य मान लेते हैं y रुपए। तो 4 कॉपी का तो सिंपल गुणा करेंगे, 4 गुणा y 4y। ठीक है, तो इस तरह 3 पेन का मूल्य कितना मिल गया, 3x। तो देखिए सवाल के अनुसार 3 पेन का मूल्य कितना मिला है, अभी हल किए हैं तो 3x, और 4 कॉपियों का मूल्य 4y बराबर कितना, 105 का 105। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आपका पांचवा। किसी स्थान पर कुछ मुर्गे और कुछ गायें हैं। तो मुर्गी और गाय तो हम सभी देखे हैं, दो मत की बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखेंगे आपका, इसमें बात कर रहे हैं आपके पैरों की संख्या के बारे में। ठीक है, पैरों की संख्या। तो मुर्गी और गाय, तो मुर्गी और गाय का जो है आपका टोटल संख्या दोनों कितने कितने मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो हम चलो मान लेते हैं, कथन को हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। तो माना किसी स्थान पर मुर्गियों की संख्या, चलो x मान लेते हैं, मुर्गी की संख्या कितना, x। तो आप लोग तो मुर्गी देखे हैं, बताइए एक मुर्गी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, एक मुर्गी के 2 पैर, 2 मुर्गी के 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, बताओ 50 मुर्गी के 50 गुणित 2, 50 दूनी 100। ठीक है, तो वैसे आपका यहाँ आपको 2 पैर होते हैं एक मुर्गी के। ठीक है, जितने मुर्गी रहेंगे उसके साथ क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो इस तरह आपका मुर्गी के कुल पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 2x। तो संख्या बताओ ना सर, अरे संख्या इसमें आपका अभी नहीं आ सकता, क्योंकि x का जो मान है क्लियर नहीं है ना, इस कारण आपका x का मान हम 5, 10, 15, 25 नहीं रखेंगे, वो क्लियर नहीं है, अभी कथन बस है। ठीक है, इसको हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, तो ये 2x हो जाएगा। फिर बोला गया वैसे आपका गाय, तो माना किसी स्थान पर जो गाय की संख्या है, ठीक है, यहाँ नहीं दिया गया तो हम क्या मान लेते हैं, y। ठीक, अब गाय बताइए, गाय कितने पैर आपका, 4 पैर, वो तो एक गाय के हैं, एक गाय कितने पर, 4 पैर। ठीक है, तो जितना संख्या आप बढ़ेगा गाय, ये गाय नहीं है, क्या है आपका, गायो, क्या है, गायो। ठीक है, तो एक गाय के आपका 4 पैर, तो जैसे संख्या बढ़ेगा, बताओ 10 गाय के कितने पैर हो जाएंगे आपका, 10 गुणित 4, चूंकि एक गाय के 4 पैर, तो 10 तो 4 हम 40 हो जाएगा, मतलब गुणा होगा यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 4 गुणा y 4y। तो प्रश्न अनुसार बोला गया है कि मुर्गियों की पैरों की संख्या और गायों की पैरों की संख्या, इन सब का टोटल कितना है, योग कितना है आपका 60। तो मुर्गियों की पैरों की संख्या कितना मिला, 2x, और गायों की आपको पैरों की संख्या कितना मिला, 4y बराबर 60 का 60। ठीक है, तो देखिए हम आपका दिए गए कथन से आपका समीकरण बनाना हम सीख गए, सीखे नहीं सीखे।
चलिए हम देखते हैं आपका तीसरा टॉपिक है आपका समीकरण को कथन के रूप में लिखना। अरे ये क्या हो गया, पहले से उल्टा। ठीक है, पहले कथन दिए गए थे आपका, उसको हम समीकरण बनाए हैं, और इस बार समीकरण दे दिया गया है, उस समीकरण से हमको क्या लिखना है, कथन, कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ एक्स और वाई दोनों जगह है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्स और वाई को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। जैसे वहाँ हम देखे थे क्या, आपका मुर्गी की संख्या और गाय, तो यहाँ आपको मुर्गी और गाय दो लोग, मतलब दो का नाम आया था। उसके पहले किताब और पेन, जो भी जैसे नाम आया था। ठीक है, किताब और पेन। ठीक है, और वहाँ संख्या वगैरह भी मतलब जैसे था, वैसे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को किसी न किसी से जोड़ेंगे। चलो ठीक है, जैसे एक्स को आपका चलो जोड़ देते हैं किताब से, और वाई को जोड़ देते हैं आपका पेन से। तो किताब और पेन दोनों का मूल्य, ठीक है, एक्स किताब और वाई पेन दोनों का आपका योगफल कितना है, 45। तो यहां लिख लेते हैं एक्स किताबें व वाई पेनों का मूल्य 45 रुपए, तथा क्या, तथा दोनों मूल्यों का अंतर 13 है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, सस्ता सुंदर टिकाऊ। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 13 है। ठीक है, चाहे ये वाला लिख लीजिए, या अभी जो बताया हूं, क्या बताया हूं, संख्या ले लो, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 45 तथा उनका अंतर 13 है। ठीक है, चलिए आपका दूसरा देख लेते हैं। अगला दिया है एक्स धन वाई बराबर कितना, 60। तो एक्स और वाई को क्या मान लीजिए, फिर चलिए संख्या मान लीजिए। तो क्या बोल सकते हैं, दो संख्याओं का योग 60 है, जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स और वाई को दो संख्या, ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 60 है, उसमें से जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। ये आपका दूसरा आपका लिख सकते हैं, लिख लेंगे। हाँ ठीक, हम जल्दी आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक को भी कवर करना है। जैसे अगला है एक्स धन वाई बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीच में धन लगा है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 5 है, और देखो एक्स और वाई के बीच में गुणा, और उन दोनों का गुणनफल 6 है। क्या लिख सकते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 5 है और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 6 है। ठीक है, तो इस तरह आपका हम दिए गए समीकरण को कथन के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक चौथा, आलेख चित्र को देखकर उनका हल के बारे में पता करना। इसके लिए हमें बुक का सहारा लेना पड़ेगा। आप सभी आलेख देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका पहला समीकरण एक्स धन वाई बराबर 10 के लिए आपका ये पहली रेखा प्राप्त हुआ है, सरल रेखा, और दूसरा प्राप्त हुआ है हमें y बराबर एक्स धन 4। ये आपका जो दोनों रेखाएं हैं वो आलेख में जब प्रदर्शित किया गया ग्राफ में, ठीक है, तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर, वो कौन सा बिंदु है, 3 और 7, तो यहाँ 3 और 7 तो दिखाई दे रहा है। अगर 3 और 7 नहीं लिखता तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु को स्केल के सहारे से ऐसे स्केल रखकर हम क्या करेंगे, सीधा एक्स अक्ष तरफ लाएंगे। ये 3 मिला ना, हाँ, तो ये आपका पहले लिखाएगा 3। फिर उसके बाद जो y अक्ष है उसकी तरफ हम क्या करेंगे, स्केल से ऐसे बढ़ाएंगे, तो कहाँ मिल गया 7, तो ये मिल गया 3 और 7। तो दो रेखाओं की ग्राफ में प्रदर्शित करने के बाद यदि दोनों रेखाएं जो सरल रेखाएं, ठीक है, यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो जो कटान बिंदु है होगा, कौन सा, कटान, जहां पर प्रतिच्छेद हुआ है वही बिंदु दिए गए समीकरण का हल होगा। तो हल क्या प्राप्त हुआ, 3 और 7। तो इसमें हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो प्रथम आपको जो दिया है 3 वो x का हल होगा, और ये जो 7 दिया गया है वो y का हल होगा। ठीक है, अगर जैसे आपका
ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर आ गया, ठीक है, किसी रेखाओं को किन्हीं दो रेखाओं को आपका ग्राफ में प्रदर्शित करने के बाद अगर बिंदु 3 और 7 प्राप्त होता है तो बताइए उसका हल क्या होगा। मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते होंगे ना, ठीक है, तो बताइए उनका हल क्या होगा। तो यहाँ 3 और 7 दिया रहेगा, जो भी गिनती दिया हो, ठीक है, जो पहला वाला होगा वो किसका हल होगा, x का, और बाद वाला y का। जैसे यहाँ दिया है 3 7 में x का मान 3, y का मान 7, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यदि दो सरल रेखाएं ग्राफ में प्रदर्शित करने के बाद अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तो हमको हल प्राप्त होगा, और ये जो हल है वो कहलाएगा अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल। और इसका सूत्र भी होता है, ठीक है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये जो आपका अद्वितीय हल के लिए क्या है, ये प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को अभी और देखने वाले हैं, ठीक है, अगले टॉपिक में। अब इस ग्राफ में देखते हैं आपका दोनों रेखाएं जो सरल रेखा प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ये पहला आपका सरल रेखा है और ये वाला दूसरा। क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्या काट रहे हैं, क्या नहीं, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो हम जानते हैं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, तभी हमें अद्वितीय, अनोखा, ठीक है, एकदम आपका अकेला, ठीक है, केवल एक ही हल प्राप्त होगा जब प्रतिच्छेद करेंगे तो। लेकिन ये दोनों रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, अर्थात इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं है तो इसके लिए भी प्रतिबंध है, नियम है, सूत्र है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो याद रखना आपका अगर कोई भी हल नहीं है तो उसका सूत्र होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। कौन से हल के लिए, कोई भी हल नहीं हो उसके लिए। तो अतः इस ग्राफ का कोई भी हल नहीं है। ग्राफ, चलिए हम देखते हैं आपका अगला ग्राफ, ठीक है। अरे इस अगले ग्राफ में क्या हुआ, अरे हमें तो केवल एक ही आपका समीकरण दिखाई दे रहा है। क्या एक ही रेखा का समीकरण है, नहीं, यहाँ आपका दो समीकरण ही है, उनको लेकर हल किया गया है। और दोनों समीकरण के लिए जब हल करने पर जो बिंदु प्राप्त हुआ है ना, वो दोनों के लिए आपका सेम एक के ऊपर एक आए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं, ठीक है। क्या, यदि दोनों रेखाओं को हल करने पर जो बिंदु मिलता है उनको दर्शाने पर अगर लकीर खींचा जाए तो यहाँ दोनों जो सरल रेखा है वो ठीक एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो ऐसे रेखा को बोलते हैं हम संपाती रेखा। कौन सा रेखा है, संपाती रेखाएं। अगर संपाती रेखाएं हो जाते हैं तो दिए गए रेखा के अनेक हल प्राप्त होते हैं। कितने हल प्राप्त होते हैं, अनेक हल। और अनेक हल के लिए आपका यहाँ प्रतिबंध है, नियम है, शर्तें हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक है आपका अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना। तो हम सभी तो जान गए हैं, क्या जाने हैं कि दो चरों का जो रैखिक समीकरण जो है ना उसको हम किस रूप में लिखते हैं, बताया था a1x धन b1y बराबर c1 और दूसरा a2x धन b2y बराबर c2। ये बन जाएगा समीकरण पहला, ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। क्या बन जाएगा, समीकरण दूसरा। a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2, ये दो समीकरण हो गए। तो हम कैसे दिए गए समीकरण को मात्र देखने से, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा देखने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा हल प्राप्त होने वाला है। तो इसके लिए जो x के गुणांक है और जो y के गुणांक है उसमें और c1 c2 में हम क्या करेंगे, अनुपात देखेंगे। क्या करेंगे, अनुपात। जैसे x और x दोनों x ऊपर नीचे में, इसका जो अनुपात है गुणांक का, x का गुणांक क्या है a1 और x का गुणांक यहाँ क्या है a2, तो इन्हीं का अनुपात, गुणांकों का अनुपात। तो a1 बटे a2 जो समीकरण दिया रहेगा ना उसके x का जो गुणांक है, पहला वाला दूसरा वाला, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, बटे के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा a1 बटे a2। वैसे ही दूसरा वाला यहाँ y का गुणांक क्या है, पहले में है b1 और नीचे में है b2, इसका भी अनुपात लेंगे बटे। फिर अगला है c1 बटे कौन सा, c2।
C1/C2। इन सभी का आपका जो मान मिलेगा हमको समीकरण में ना, समीकरण तो यह रहेगा, इसको हल करेंगे, A1 A2 का मान रखेंगे, B1 B2 का मान रखेंगे, C1 C2 का मान रखेंगे। मान रखने के बाद आपका हमें जो अनुपात मिलता है, जो मान मिलता है, ठीक है, उसके बीच क्या संबंध है। पहला, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो बताइए कौन सा हल प्राप्त होगा। अभी ग्राफ में देखे हैं ना आपका, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमें प्राप्त होता है अद्वितीय हल। कौन सा हल? अद्वितीय हल। ठीक है, अब ये तो अद्वितीय हल हो गया, लेकिन अद्वितीय हल के लिए ग्राफ में हमको कैसा चिन्ह मिला था? दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिच्छेद कर रहे थे। ठीक है आपका, तो दोनों रेखाएं कैसे होंगे? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे क्या करेंगे? काटेंगे किसी बिंदु पर, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, और दूसरा देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यदि ऐसा स्टेप मिल जाए, ठीक है, तो याद रखिए इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। स्टेप याद रखिए, पहला A1/A2 B1/B2 इसका मान बराबर रहेगा, लेकिन C1 C2 वो उसके बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेप में कोई हल प्राप्त नहीं होता। अगर कोई हल नहीं मिल रहा है, तो हम ग्राफ में देख चुके हैं, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे क्या? नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करेंगे, तो वहां क्या प्राप्त हुआ था हमको? समांतर रेखाएं। कौन सा रेखाएं? समांतर रेखाएं। संकेत भी बना दूं क्या? प्रतिच्छेदी मतलब ये कटमट, ये गलत हो गया, ऐसी बात नहीं है ना। यहाँ ग्राफ में क्या होगा? दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटते हुए नजर आएंगे, ये आपका संकेत बनाया हूं मैं। फिर आपका समांतर रेखाएं, तो क्या होगा आपका? एक रेखा दूसरी रेखा, ये दोनों के बीच में क्या होगा आपका? बीच की दूरी, लंबवत दूरी समान रहेगा। क्या ऐसे ही मिलेगा? नहीं, ऐसे कैसे मिल सकता है आपका? समांतर होगा, ये क्लियर है, चाहे खड़ा मिल सकता है, तिरछा मिल सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहेगा? लंबवत दूरी समान रहेगा। अगर समांतर रेखा है तो दिए गए रेखा का कोई, दिए गए आपके समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अगला है तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अर्थात यदि जितने भी आपका x के गुणांक है, समीकरण 1 और 2 दोनों के, और जो y के गुणांक है, और जो C1 C2 जो दिया रहेगा, ठीक है, उन सभी का यदि अनुपात लगाया जाए, बटे लगाया जाए, काटा फीटा जाए, ठीक है, और जो मिलेगा यदि सभी का मान क्या हो? एक जैसा ही हो, तो ऐसे स्टेप में हमको कितने हल प्राप्त होंगे? अनेक हल। कौन सा हल? अनेक हल प्राप्त होंगे। और अनेक हल प्राप्त होने के लिए ग्राफ में जो हमको रेखाएं आपको हम देखे थे, वो दोनों रेखाएं कैसे होते हैं? समपाती, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो रेखाएं कैसे होंगी? समपाती। ये एक रेखा, दूसरी रेखा भी क्या रहेगी? इसी के ऊपर ही रहेगी, ये आपका समपाती रेखा है। ठीक है, तो आज मतलब अभी हम क्या करें आपको देखे हैं, अवलोकन से समीकरण निकाय का हल के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो A1/A2 सूत्र याद रखिए, अभी स्टेप अभी देखने वाले ना, कंप्लीट नहीं हुआ है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या घुमाकर सत्य असत्य ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं ना। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यदि ऐसा स्टेप है, ठीक है, तो दिए गए समीकरण कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी। ये आपका इसको बोलते हैं ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यदि ऐसा वाला स्टेप लग जाए तो वहां कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसे होंगे? समांतर। अगला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बराबर मिल जाए, ठीक है, तो आपका जो समीकरण दिया गया उसका कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और अगर ग्राफ में दर्शाएंगे या ग्राफ में दिया रहेगा और पूछा जाएगा बताइए इसके कितने हल हैं, तो आप लिखेंगे अनेक हल हैं। अब हम, हाँ चलिए अब हम देख लेते हैं आपका टॉपिक 5वां, अवलोकन से समीकरण निकाय का हल का पता करने में एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दिया है, दिए गए आपका समीकरण 15x ऋण 3y दिया है समीकरण, क्या? 15x ऋण 3y बराबर 14। समीकरण पहला हो गया। और दूसरा क्या दिया है? 60x
ऋण 12y बराबर 56, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर तुलना करेंगे, और तुलना करके आपको हम क्या प्राप्त करेंगे, a1 a2 का मान, b1 b2 का मान, c1 c2 का मान, ये क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो x का गुणांक जो ऊपर में है, x का जो गुणांक है a, ये a1 है। ठीक है, x का गुणांक, वैसे ऊपर वाले x1 का x का गुणांक क्या है, 15, तो ये हो जाएगा 15। नीचे वाले गुणांक कितना है, 60, ये हो जाएगा 60। b1 का मान चिन्ह सहित, b1 मतलब ये जो y के साथ चिपका हुआ है, तो यहाँ कितना है, ऋण 3, और नीचे वाले का ऋण 12। c1 का मान 14 और इसका 56। क्या पता करना है, दिए गए समीकरण आपका 15x ऋण आपका 3y बराबर 14 एवं 60x ऋण 12y बराबर 56 का हल किस प्रकार का होगा। तो चलिए आपके दोनों का अनुपात ले लेते हैं, a1 बटे a2, 15 है और नीचे में कितना है, 60, कटेगा तो कटाइए, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौक 60, 4 बार में कटेगा। वैसे ही b1 बटे b2, तो b1 का मान कितना है, ऋण 3 और नीचे ऋण 12, ऋण क्या आपका कैंसिल, तो यहाँ ऊपर में 3 बटे 12 काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 चौके 12। वैसे ही c1 बटे c2 का मान, c1 का मान कितना है, 14 और इसका 56, नीचे का मान काटेंगे, 14 1 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 4 बार में। तो इस तरह आपका स्पष्ट है कि क्या क्या, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, दोनों का देखो जो आंसर आया है, पहले का अनुपात 1/4, दूसरे का अनुपात भी 1/4, तीसरे का भी अनुपात 1/4, तो ये सभी अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। और ये किसका प्रतिबंध है, सभी क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर सभी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो दिए गए समीकरण निकाय का, ठीक है, अतः दिए गए समीकरण निकाय का सब बराबर हो तो कौन सा हल प्राप्त होता है, अनेक हल। अतः दिए गए समीकरण निकाय का अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक है आपका चरों के अज्ञात गुणांक के का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आपका परीक्षा पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, कौन सा, अद्वितीय। दिया है समीकरण x ऋण ky बराबर 2, 3x धन 2y बराबर कितना, ऋण 5। तो हम लिखेंगे हल, दिया है, क्या दिया है, दो चरों का रैखिक समीकरण, जो समीकरण दिया गया उसको लिख देंगे, नाम हो जाएगा समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे, ये क्या दिया गया है, हमको दो चर दिया है x और y, तो दो चरों का रैखिक समीकरण, तो उसकी तुलना करेंगे। बताओ आपका दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है, अभी देखिए ना, a1x धन b1y बराबर c1, वैसे ही a2x धन b2y बराबर कौन सा, c2, तो उसकी तुलना हम इससे करेंगे। और यहां तुलना करने के बाद, ठीक है, a1 हाँ a2, वैसे ही b1 b2, ठीक है, और c1 और c2, इसका मान क्या होगा आपका, तुलना से हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए a1 a2 कहाँ मिलेगा, देखिए समीकरण में जो x के पास जो ऊपर वाला रहेगा वो a1 का मान, ठीक है जी, और यहाँ आपको जो दूसरा वाला रहेगा वो a2 का। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले में देखो x के साथ गुणांक कुछ नहीं कितना है, वहां गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें आपका सत्य असत्य में या सही विकल्प में भी पूछ सकते हैं, कुछ भी दे करके, x ऋण ky बराबर 2, के की जगह कुछ भी गिनती हो सकता है, और पूछ देगा इसमें x का गुणांक शून्य है क्या, सत्य सत्य पूछ देगा, इसका गुणांक x का गुणांक शून्य है क्या, तो याद रखिए अगर x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, मतलब वहां क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं कितना है, 1, तो a1 का मान होगा 1, और यहाँ a2 जस्ट नीचे वाला a2 का मान हो जाएगा 3, पहले का 1 दूसरे का 3, चिन्ह सहित लगाते हैं, दोनों कुछ नहीं तो धन में है तो धन लगा हुआ है। और y वाले में कितना है आपका, बगल वाले y के लिए ऋण के चिन्ह सहित ऋण के, और दूसरे वाले कितना दिया है, धन 2, c1 का मान 2 और इसका मान ऋण 5,
ठीक है, सवाल क्या पूछा गया है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल, अद्वितीय हल। चूंकि क्या, चूंकि दिया गया समीकरण कौन सा हल है, चूंकि दिया गया समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, इसलिए क्या, इसलिए हम लगाएंगे आपका अद्वितीय हल का प्रतिबंध अद्वितीय हल के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें बोले या प्रतिबंध, ठीक है, आपके दोनों वही है। अद्वितीय हल के लिए बताओ ना क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं है, अद्वितीय हल है, बराबर नहीं है b1/b2 के। चलिए हम मान रखेंगे, ये वाला ही सूत्र क्यों लगा भाई, ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए जो सूत्र लगता है उसी का हम क्या करेंगे, लगाएंगे और हल करेंगे। a1/a2, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान 3 बराबर नहीं है b1/b2, b1 का मान कितना है रेड के, b2 का मान कितना है 2। अब इसका हम क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करना है, तो 1/3 का 1/3, रेड के का रेड के, 2 का क्या हो रहा है नीचे में भाग, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा गुणा, तो ऊपर को गुणा ऊपर में 2 एकम 2, 3 का 3। ठीक है, रेड के नहीं दिखाई देगा, रेड के बराबर नहीं है 2/3, के बराबर ज्ञात करेंगे दोनों पक्षों में रेड 1 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में रेड 1 का गुणा करने पर, जब यहाँ रेड का गुणा करेंगे तो रेड क्या हो जाएगा धन, और वहां पहले से धन था तो धन का क्या हो जाएगा रेड। तो इस तरह आपका के बराबर नहीं किसके, रेड 2/3 के। तो के का मान रेड 2/3 के अतिरिक्त, ये बस नहीं हो सकता ना, ये बस नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है। के का मान रेड 2/3 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, अद्वितीय हल बोला गया तो हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल का ही सूत्र लगाएंगे, और कोई भी हल नहीं बोला गया तो कोई भी नहीं, अनेक हल बोला गया तो अनेक हल। चलिए हम देखते हैं आपका, ठीक है, यदि समीकरण दिया गया है 7x रेड 4y बराबर p, इसमें से x और y ये क्या है आपका चर है, और हमको देखिए सवाल में दे दिया गया है x की जगह में 2 रखिए बोल रहा है, और y की जगह में कितना 4 रखने के बाद p का मान क्या प्राप्त होगा बताइए। तो दिया है समीकरण 7x रेड 4y बराबर कितना p, x का मान 2 रखना है, y का मान 4 रख दीजिए, तो 7 ज्ञात करना है किसका मान p का। दिया है 7x रेड 4y बराबर p, 7 का 7, x का मान क्या रखने बोला जा रहा है 2, और y का मान कितना रखने बोला जा रहा है 4 बराबर p। 7 गुणा 2 करेंगे, 7 गुणा 2 7 दूनी 14, 4 गुणा 4 4 चौक 16, p का p, 14 धन में है 16 रेड में, धन और रेड 16 में 14 गए कितना आ जाएगा 2, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, 16 बड़ी संख्या उसके चिन्ह लगेगा, तो ये p हो गया। तो इस तरह हमें p का मान क्या प्राप्त हुआ रेड 2। ठीक है, तो सवाल जो है चाहे सही विकल्प में आए सत्य सत्य में आए, ठीक है, तो यदि आपके दिए गए समीकरण में x या y का मान ऐसा ऐसा है तो बताइए p का मान क्या होगा, बताइए k का मान क्या होगा। तो ऐसे हल कर क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे देखिए एक और सवाल, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x रेड ky बराबर 9 बिंदु 1 रेड 1 से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जो दिया गया उसको हम लिख दिए, और यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु याद आ रहा है, हाँ ठीक है, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु दिया रहता है उसमें जो सबसे पहला रहता है वो किसका मान होता है x का, बाद वाला y का। तो हमें ये बिंदु, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया गया है, नकल के लिए अकल जरूरी होता है, ठीक है, आपका डायरेक्ट नहीं बोला है, जैसे इसमें बोल दिया था ना x बराबर 2 रखो y बराबर 4, वैसे यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हमको याद रखना पड़ेगा बिंदु के निर्देशांक में हमेशा पहला वाला x का होता है, बाद वाला y का। तो x का मान क्या रखेंगे हम 1, और y का मान रेड 1। चलिए रख देते हैं, ज्ञात क्या करना है हमें k का मान, तो चलिए रख दीजिए 2 का 2, x का मान क्या रखेंगे 1, k का k, y का मान क्या रखेंगे रेड 1, 9 का 9, 2 एकम 2 रेड और रेड धन, k एकम k बराबर 9 का 9। ठीक है, तो हमको मिल गया 2 धन k बराबर 9। ज्ञात क्या करना है k का मान, क्यों ज्ञात करना है, वही तो अज्ञात राशि जिसका मान हमें पता नहीं है। ठीक है, सवाल भी बोला गया उसी का मान ज्ञात करो, 2 यहाँ धन में तो वहां जाकर के रेड में, तो k बराबर क्या हो जाएगा 9 में 2 गया तो
7। तो इस तरह अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो गया। चलिए एक देखिए इसी प्रकार के एक और सवाल, यदि 4x ऋण 5y बराबर 7 में x के जगह में 2 हो, x की जगह में क्या हुआ आपका, x की जगह में 2, मैं समझ गया वो 42 बन गया। अरे कैसे करते हो आपका, यहाँ बीच में किसका चिन्ह, कुछ नहीं किसका चिन्ह है, गुणा। x की जगह हम 2 रखने को बोल गया तो आप तुरंत रख दोगे, आपका 4 2 42 बना दोगे क्या, नहीं, बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो x का मान क्या रखना है, 2 रखना है, तो y का मान क्या होगा, दिया है समीकरण 4x ऋण 5y बराबर 7, x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, और ज्ञात क्या करना है, y का मान। तो 4x ऋण 5y बराबर 7 दिया हुआ है, दिया है ना, हाँ, तो 4 का 4, x की जगह हम क्या रखने को बोला गया है, 2, ऋण 5y का ऋण 5y, 7 का 7, 4 गुणा 2 करिए, 4 दूनी 8, ऋण 5y का 5y बराबर 7 का 7। हल करते करते किसका मान ज्ञात करना है हमें, y का। तो ऋण 5y का ऋण 5y, 7 का 7, 8 यहाँ कुछ नहीं किस में है अभी, धन में, इसका अंतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर, पक्षांतर। तो यहाँ आपका बराबर की इस पार को अगर उस पार ले जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। 8 यहाँ धन में है ना, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ऋण में। ठीक है, तो आपका ऋण 5y बराबर 7 ऋण 8, 7 ऋण 8, 7 किस में है, धन में, 8 किस में है, ऋण में, धन और ऋण, 8 में 7 गया, कितना आ जाएगा, 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह, 8 बड़ी संख्या उसका लग गया। क्या दोनों तरफ ऋण है, हाँ, तो दोनों या तो आपका कैंसिल समझिए, या ऐसे बोल सकते हैं दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर, ऐसे में ऋण वाला क्या हो जाएगा, ऋण 1 का गुणा करोगे तो ऋण धन बन जाएगा। उसमें भी ऋण 1 का गुणा करेंगे, आपका किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में समान संख्या का आपका गुणा भाग जोड़ना घटाना कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ऋण का क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो धन, दोनों पक्षों में ऋण 1 का। हमको y का मान ज्ञात करना है, 1 का 1, 5 क्या हुआ है, चिपका हुआ है, 5 क्या हुआ है आपका, चिपका हुआ है। अब देखो चिपका हुआ मतलब क्या, किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह। अब देखिए अब ये नहीं कि क्या आपका कोई खंभे में जब चिपक गया है तो अरे मजा आ गया उनका गुणा हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या यहाँ 5 वाय लिखा है मतलब यहाँ गणितीय भाषा में यहाँ गुणा हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ y का मान ज्ञात करें, 5 का गुणा और पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग। तीसरा y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/5। चलिए अपन देखते हैं आपका 7वां टॉपिक, कौन सा टॉपिक, 7वां, दो चरों का रैखिक समीकरण हल करने की विधियां। तो एक है आपका आलेखी विधि और बीजीय विधि के अंतर्गत है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आपका आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को, ठीक है, आपका पहले का वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं आपका। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं तो निश्चित ही आप सभी आप देखिए प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, एग्जाम की तैयारी अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे में है 8वां, दो अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुणा अंकों को पलटने पर। ठीक है, ये भी आपको इसको प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका टॉपिक 9, जांचिए कि आ और ब में से आपका कौन दिए गए समीकरण के हल है। समीकरण दिया है 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। चलिए हम पहले चेक करते हैं आ के लिए, तो क्या क्या रखना है, x बराबर 2, x की जगह में 2, 3, y की जगह हम क्या रखना है, 5। अगर और ब में से कोई से भी, ठीक है, दिए गए समीकरण का हल होगा तो हल करने पर दोनों पक्ष बराबर के इस पार बराबर के उस पार, हल करने पर दोनों का उत्तर क्या आएगा, बराबर आएगा। चलिए गुणा करेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 5 तिया 15 बराबर ऋण 11। ठीक है, तो 4 धन में है, 15 ऋण में, धन और ऋण ऋण, 15 में 4 गया तो 11, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। देखो आ गया ना। ठीक है, पहले वाले में हल किया आपका x और y का मान जो दिया गया उसको रख दिए, तो आपका समीकरण का दोनों पक्ष क्या हो गया, ऋण 11 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आ तो है, आ जो है ना आपका दिए गए समीकरण का हल है। अब में चेक करते हैं उसी समीकरण को, 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। ठीक है, 2 का 2, x का मान ऋण 1, y का मान 3, बराबर आना चाहिए दोनों पक्ष। ठीक है, 2 गुणा ऋण 1, 2 गुणा ऋण 1 करेंगे तो धन और ऋण ऋण, 2 एकम 2 ही रहेगा, ऋण का ऋण, 3 गुणा 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो देखिए 9 ऋण में, 2 भी ऋण में, दोनों ऋण में है, तो ऋण और ऋण धन जुड़ जाएगा, और 9 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, तो देखिए आ बराबर जो मान दिया गया था वो भी दिए गए समीकरण संतुष्ट करता है, दोनों पक्ष बराबर करता है। ब में जो भी मान दिया गया वो भी उस, देखो यहाँ दोनों समीकरण, जो समीकरण दिया गया उसके दोनों पक्ष क्या करता है,
संतुष्ट करता है, दोनों को बराबर करता है। अतः आ और बा दोनों दोनों, अतः आ व बा दोनों दिए गए समीकरण के हल हैं, दिए गए समीकरण के हल हैं, हल हैं। ठीक है, बन जाएगा ऐसा आपका। तो देखिए यहाँ हम आपका एक्स और बा वाला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया गया है 2x रेड 3y बराबर रेड 11, ठीक है। एक ही समीकरण दिया है। अगर डबल डबल भी दे दिया जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसी x और y का मान आप जो दिया गया उसके अनुसार रख करके हम पता कर सकते हैं। अगर होगा तो दोनों पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं आपका दोनों समीकरण वाला। दो समीकरण दिया गया है, x धन y बराबर 5xy समीकरण पहला, और 3x धन 2y बराबर आपका 13xy, ये दोनों समीकरण दिया गया है, ठीक है। जैसे पहले ऊपर में आपको चेक किए हैं ना और ब के लिए, ठीक उसी प्रकार क्या होगा, हल होगा, ठीक है। जैसे आपका a बराबर x बराबर 3 y बराबर रेड 1 है, ठीक है। दोनों समीकरण, समीकरण पहला दूसरा, दोनों के लिए हमको चेक करना है इसी मान पर, x बराबर 3 और y बराबर रेड 1। x का मान 3 y का मान रेड 1 रखना है, यहाँ पर भी x का मान 3 y का मान रेड 1 रखना है, यहाँ धन और रेड, ठीक है। एक का एक, 3 में 1 कम करो 2, रेड 15 का रेड 15, दोनों पक्ष बराबर हुआ, नहीं। वैसे आपका हम रखेंगे समीकरण 2 में x का बराबर 3 और y बराबर रेड 1, इसको भी हल किया गया, कितना आया 7 और दूसरी तरफ रेड 39, क्या दोनों पक्ष बराबर हुए, यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी, ठीक है। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ अगर बराबर होता और यहाँ बराबर नहीं है, फिर भी नहीं है मतलब नहीं है, दिए गए समीकरण का वो हल नहीं कहलाएगा। आ रहा है तो दोनों में आना चाहिए बराबर। जैसे बात देखो दूसरा में x बराबर आपका 1/2 और y बराबर 1/3, इसके लिए भी चेक करना है उसी दिए गए समीकरण में, x धन y बराबर 5xy और दूसरा 3x धन 2y बराबर 13xy, इसमें भी आपका x का मान 1/2 y का मान 1/3, इस बार के लिए ना ही रखेंगे और हल करेंगे। तो हल करने पर यहाँ आपका वज्रगुण तिरक गुणा करने के बाद 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 2 5 और नीचे 6 का 6, 5/6 इधर भी आया, इधर भी हल करने पर 5/6। वैसे दूसरा समीकरण फिर से रखेंगे, 3x धन 2y में x का मान 1/2 और y का मान 1/3, हल करने पर इधर कितना आया 13/6, 13/6। तो स्पष्ट है चूंकि x का मान 1/2 और y पर 1/3 दिए गए मानों के लिए क्या करता है, दिए गए दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब दोनों का मान पहले में भी बराबर आया था, इस बार भी बराबर आया है, अतः यही क्या होगा, दिए गए समीकरण का अभिष्ट हल होगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न है लास्ट 10वां, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अंततः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता है तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है 4x धन 7y बराबर 18 और 2x धन y बराबर 4। तो हल करेंगे, आपका दिया है दो चरों का रैखिक समीकरण, 4x धन 7y बराबर 18 और 2x धन y बराबर 4, इस समीकरण 1 और 2 हो गया। और हम जानते हैं आपका दिए गए समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे, दो चरों के रैखिक समीकरण के जो सूत्र फार्मूला हम देखे थे ना उसी में रखेंगे। a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2 से हम करेंगे। तो x1 का जो गुणांक होगा सामने वाला, ठीक है, पहला समीकरण के लिए वो होगा a1 का मान, तो समीकरण में पहले में x के पास क्या है 4, तो a1 का मान, दूसरे में x के पास जो रहेगा वो a2 का मान, तो x का गुणांक कितना है 2, a2 का मान, और इसमें y वाले में ये b1 है, नीचे वाला b2, तो b1 का मान कितना है 7, और यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 1। वैसे c1 का मान लास्ट वाला 18 और ये 4, ठीक है। तो इसको हमको मिल गया, क्योंकि सवाल में पूछा गया था कि पहले हमको चेक करना है कि कौन सा हल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए a1/a2 का मान बताओ, a1 का मान 4, नीचे a2 का 2, b1/b2 का मान ऊपर का 7, नीचे में 1, c1/c2 का 18/4। तो यहाँ देखिए काटो पीटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ 7/1, और यहाँ तो आपको 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18। तो देख सकते हैं आपका तीनों बराबर नहीं है, कहाँ है, बराबर नहीं है ना। तो स्पष्ट है कि a1/a2 बराबर नहीं है, ऊपर वाला नीचे के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है b1/b2, बस शुरू वाला ही अगर बराबर नहीं है, शुरू वाला ही दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अतः क्या होगा, अतः दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अतः दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है, चूंकि हम फार्मूला में रख दिए ना, तभी तो पता चल गया, ठीक है। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलो अब आपको अब सवाल बोला गया था, अगर अद्वितीय हल है
तब चरों के मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो इस चरों का मान ज्ञात करने के लिए आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन, इसमें से आपका कोई सा भी हल कर सकते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं आपका विलोपन विधि से। चलिए हम देखते हैं आपका विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में आपका x या y दोनों में से किसी एक चर को विलुप्त करना रहता है, हटाना रहता है। ठीक है, तो इस विलोपन विधि में हम आपका चलिए टारगेट करते हैं x को क्या करना है, विलुप्त करना है। तो x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है 4 और x का गुणांक कितना है ये 2। इसी का हम परस्पर चेंज करेंगे, जो नीचे में 2 है उसको हम ऊपर में ले जाएंगे, तो ऊपर में 2 का गुणा करना है और ऊपर वाला जो 4 है उसका क्या करेंगे, हम नीचे में गुणा करेंगे। ऐसे में दोनों क्या हो जाएगा, 8x बदल जाएगा, मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में किसका गुणा, अल्दी बल्दी 4 ऊपर में था ना, 4 नीचे में आएगा, 2 नीचे में है तो 2 ऊपर में। ठीक है, समीकरण एक में देखो अब किसका गुणा होने लगा, 2 का। समीकरण एक में 2 का गुणा तथा समीकरण दो में किसका गुणा होने लगा, 4 का गुणा करके। ठीक है, चलिए याद रखना पड़ेगा x का जो दोनों मान मिला है ये भी किस में है, धन में, ये भी किस में है, धन में। अगर धन धन करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन हमको x को क्या करना है, विलुप्त करना है, हटाना है। इस कारण क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, धन धन रहेगा तो भी घटाएंगे, अगर दोनों ऋण ऋण भी होता, मान लीजिए x के जो गुणांक है दोनों में क्या रहता, ऋण ऋण रहता, तो भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे ही। समान चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग चिन्ह होता है, एक धन और दूसरा कौन सा, ऋण, तब हम वहाँ क्या कर देते, जोड़ते। चलो गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 4 में 2 चौक 8x। ठीक है, 2 चौक 8, x का x, 2 गुणा 7, 7 दूनी मतलब 2 सत्ते 14। फिर 2 का गुणा 18 में भी होगा, 18 गुणा 2 करेंगे 36, 4 गुणा 2 में 4 दूनी 8, 4 गुणा y 4y बराबर 4 गुणा 4 में 4 चौक 16। क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करने पर, गुणा करके घटाने पर, और घटाने का चिन्ह होना। ठीक है, तो कोष्टक लगाने के बाद अंदर चिन्ह बदल जाता है, केवल धन ऋण बदलेगा, यहाँ कुछ नहीं, धन है, धन का क्या हो जाएगा, ऋण, धन है क्या हो जाएगा, ऋण, धन है क्या हो जाएगा, ऋण नहीं है मतलब ऋण छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ नहीं है मतलब धन छिपा हुआ है, धन का चेंज करके क्या हुआ है, ऋण बना है। अब 8x धन वाला ऊपर में 8x बन गया है, ऋण वाला ये कट गया। 14y धन वाला, 4y ऋण वाला, धन और ऋण, 14 में से आपका 4 गया, कितना बचेगा, 10। हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 14 धन में था। और यहाँ कितना आपका 36 और नीचे में ऋण 16। 36 में हम क्या करेंगे, 16 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। हमेशा बड़ी संख्या चिन्ह, 36 बड़ा था मतलब वहाँ धन लगा है, मतलब धन लगा है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे y का मान, 20 का 20, 10 का गुणा हो रहा है, 10 का क्या हो रहा है, गुणा, तो यहाँ भाग। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो इस तरह y का मान क्या मिल गया, 2। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, क्या 2 में नहीं रख सकते, रख सकते हैं। ठीक, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, वो आएगा आंसर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, ऊपर वाला 4x धन 7y, 4x धन 7y बराबर क्या था, 18। चलो 4x का 4x धन 7 का 7, y का मान क्या रखना है, 2, y की जगह हम 2 रखा गया। 4x बराबर 7 गुणा 2 करेंगे, 7 दूनी 14, 4x बराबर 18 का 18, 14 यहाँ धन में तो यहाँ ऋण में। 4x बराबर 18 में से 14 गए, कितना आएगा, 4। फिर x बराबर 4 का गुणा, ये वाला 4 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग, तो ये कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आया, 1/1 या केवल 1। अतः दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल x बराबर 1 व y बराबर कितना मिला था, 2, y बराबर 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका हम एग्जाम की तैयारी अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है, ये हम कंप्लीट किए हैं।